आज पूरी ग्रामर मैं पढ़ाने वाला हूं। आज मैं पूरी ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट, पूरा पूरा फुल। ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ के जाओगे भैया, कंप्लीट पढ़ाओगे, कंप्लीट पढ़ोगे, कंप्लीट तभी तो बनोगे कंप्लीट। चलो वीडियो में भेज दे रहा हूँ जिससे कोई एक सिंगल ना बच सके जो ये कह सके हम तक तो वीडियो पहुंची नहीं थी। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो मेरी आवाज़ वगैरह सुनाई दे रही है या नहीं। जरा नीचे देखिए उसमें बत्ती हरी हरी जल रही है नहीं। चार्ज भी करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दिला दीजिएगा प्लीज। अभी आपको क्या ध्यान रखना बेटा, ज्यादा से ज्यादा आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं कम से कम 2 घंटे तो आपको पढ़ाऊंगा। कंप्लीट ग्रामर का एक क्विक रिवीजन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो कंप्लीट ग्रामर का एक तरफ पूरा रिवीजन आज मैं आपको करा दूंगा। कल मैं होमोनिम्स वगैरह करा दूंगा, फॉरेन वर्ड्स करा दूंगा। टारगेट ये है कि 50 में 30 से 35 क्वेश्चन तक की ग्रिपिंग 2-3 दिन में हम आपको करा दें। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना अच्छी तरीके से इसे बार बार रिवीजन कर सकते हो। नहीं करोगे दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करें भैया, चलो स्टार्ट किया जाए। अरे प्रभु दीनदयाल। चलो देखो, यूसीआई डिजिटल चैनल बेटा नहीं शो हो रहा। हाँ वो अभी थोड़े उस पर वर्किंग हो रही है, इसलिए अभी थोड़े दिन के लिए उसे हाइड किया हुआ है, बाकी वो शो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ। जब आपके पेपर में, देखो मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीट ग्रामर का क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले ग्रामर का अगर हम क्विक रिवीजन करने की बात करें तो सबसे पहले ग्रामर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको स्टेप्स हैं, सबसे पहले मैं वो नोट करा रहा हूं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पूरे क्लास की क्या रूपरेखा होने वाली है। एक आउटलाइन, ग्रामर एंड आउटलाइन। ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बस आउटलाइन दे रहा हूं कि आपके पेपर में कौन कौन से पॉइंट हैं जो टच किए जाएंगे, जहां से आपका पेपर ज्यादातर बनता है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, जो पूछा जाता है, हर बार पेपर में आता ही आता है, हमने क्लास में कई बार पढ़ाया है, स्पेशली अरुण सर ने आपको कई बार पढ़ाया है। और उस दिन सर क्लास में आए थे तो सर ने कहा भी था कंडीशनल सेंटेंस विनय सर इन्हें जरूर पढ़ा देना। हमें याद है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बट फिर भी आज उसे मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, दूसरा आपको याद रखना होगा, जब सेंटेंस में हम डबल नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं, यानी सेंटेंस में डबल नेगेटिव छोड़ दो, दूसरा हमें ध्यान रखना होता है प्रोनाउन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं वो भी बता देता हूं कहां कहां से क्वेश्चन वाला है। जैसे जब कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो जब इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया जाता है तो उसका क्या पोजीशन यूज होगा, वहां से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के पोजीशन से क्वेश्चन बन सकता है, प्लस उसके स्पेलिंग से क्वेश्चन बनता है, कई बार स्पेलिंग है ना अलग अलग, प्लस उसमें क्वेश्चन बनता है कहाँ से, रिफ्लेक्सिव से थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रोनाउन से वंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वन वाला। ये प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं जहां से प्रोनाउन में क्वेश्चन है। तो पूरी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, झूठ आपसे क्या बोलूं, लेकिन ये वो चीजें हैं बेटा जो ज्यादा बार पकड़ में आई हैं, ठीक है। मयंक श्रीवास्तव ने जो बात कही है ना, दिल को छू गई। मयंक श्रीवास्तव ने लिखा यूसीआई इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स एन इमोशन। नो, इमोशन के पहले एन मत लगाओ, बाकी बिल्कुल सही है। दिल छूने वाली बात आपने कही है। मयंक ने कहा है यूसीआई इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स इमोशन। वेरी गुड। भजन मोड, आदित्य शिवहरे,
जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बहुत अच्छा। तो अब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से प्रोनाउन में क्वेश्चन बनते हैं। प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा लेंदी करके क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब स्पेलिंग वगैरह से बनेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन से बनेगा, रिफ्लेक्सिव से बनेगा, वन वगैरह से बनेगा। दो बातें कवर कर ली, कंडीशनल हो गया, प्रोनाउन हो गया। थोड़ा सा आगे और बढ़ो, पहले मैं आउटलाइन दे दूं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर उसी सीक्वेंस में पूरी क्लास में आपको पढ़ा दूं। नहीं तो बच्चा श्योर ही नहीं हो पाता सर पढ़ा क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले आउटलाइन बनाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, हमारा पेपर जहाँ से बनता है बहुत ज़्यादा, वो बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन वाले कॉन्सेप्ट से। ये मैं एनालिसिस करके आपको बात बता रहा हूँ। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है, किसे काउंटेबल मानेंगे किसे अनकाउंटेबल मानेंगे, इससे और इसी से जब कभी भी रिलेट कर दिया जाएगा, किन चीज़ों को रिलेट कर दिया जाएगा, इसी से रिलेट कर दिया जाए अगर डिटरमिनर वाले कॉन्सेप्ट को, कई बार लिख दिया जाता है, तो ये वाला चीज़ भी थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है, जैसा आपको पता ही है, किसी भी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रीढ़ की हड्डी है। बिना इसके तो काम आपका चल नहीं सकता। ये रीढ़ की हड्डी है, कौन? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जैसे ही बात आती है, तुरंत आपके दिमाग में इन्वर्जन का भी पट्टा दिमाग में घूमने चाहिए कि फिर इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट भी कुछ था, वो भी थोड़ा सा याद आना चाहिए। इन्वर्जन वाला जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, तो थोड़ा सा यहाँ से हमें टेंस वाले कॉन्सेप्ट को यहीं से टच कर लेना पड़ेगा। और टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, टेंस में सबसे पहले ये डिसाइड करना कि टाइम कौन सा है, एक ये वाला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमें फॉर्म इंडेफिनिट यूज करनी है या कॉन्टिन्यूअस यूज करनी है, या परफेक्ट यूज करनी है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करनी है। तीसरा स्टेप, सिंस और फॉर वाला क्या क्या चक्कर होता है, ये वाला। और चौथा स्टेप हमें यहीं से ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस में किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस ना यूज करके हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लेते हैं, प्लस पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट का अंतर क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये टेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो और क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होता है ये, 6 हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट होता है ये एडजेक्टिव, जब कभी भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं ना जिनकी डिग्री नहीं बनती, देखा जाए तो डिग्री लेस होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं नॉन ग्रेडेबल। अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं, देखना इन द सेंस क्लास अगर आप अटेंड करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों का डर सताएगा नहीं। फिर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिग्री लेस वाली जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एडजेक्टिव में किस तरीके से कंपेयर वाले क्वेश्चन बनते हैं, कि कंपेयर हमेशा इक्वल रैंक में होता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कंपेयर हमेशा इक्वल रैंक में होता है, एक ये बात इंपॉर्टेंट है, जब दैट और दो ये सब लगा देते हैं, प्लस ये बात इंपॉर्टेंट है, डिग्री लेस वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लस सेंटेंस में जिस तरीके से प्रीफर वगैरह का यूज़ दिया गया है, जिस तरीके से IOR एंडिंग एडजेक्टिव्स का यूज़ दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे किस पर, अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे एडवर्ब वाले पर। हम लोग बात करेंगे किस पर, हम लोग बात करेंगे एडवर्ब्स पर। तो एडवर्ब्स क्या होता है, एडवर्ब्स में कब हमें सेंटेंस में एडवर्ब यूज करना है, सबसे पहले ये जरूरी है। फिर किसी भी एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, थोड़ा सा जानना हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है। तो एडवर्ब को यूज कब करेंगे, उसकी पोजीशन क्या होती है। फिर कुछ एडवर्ब्स में डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग एडवर्ब आते हैं, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, विदाउट एलवाई विद एलवाई, वो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो थोड़ा एक अलग रुख बदलता है, और उस अलग रुख में हम लोग सीखेंगे कि फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए किस तरीके से कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में बात करी जाती है। कोरिलेटिव कंजक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से और, नॉर, बट आल्सो वाले में पार्ट ऑफ स्पीच के बैलेंस करने के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को बैलेंस किया जाता है, पोजीशन के बारे में बात की जाती है। और किस तरीके से यही कोरिलेटिव कंजक्शन में कुछ कंजक्शन के कॉमन चीज़ें हैं, कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी ये बता रहा हूँ कि ग्रामर में कौन कौन, अन्वित मिश्रा, प्रणाम भैया प्रणाम। हाँ 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 कैडेट में,
इक्वल टू मैंने लिखा है, नियर अबाउट। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कंजक्शन में थोड़ा सा कॉमन फैक्ट्स कुछ होंगे जहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब मोटे तौर पर हमने सारी पार्ट ऑफ स्पीच कवर करने की कोशिश करी है। हाँ, वर्ब वाले पार्ट में एक जगह और है जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद हमें दिखती है बार बार, कि वर्ब में कुछ कंफ्यूजिंग पेयर हैं, यू नो, वर्ब में कुछ कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं, कुछ नहीं, कुछ स्पेशल बातें होती हैं वर्ब से रिलेटेड, वो भी आपको बताना होगा, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। और इसी जैसे के साथ पनपता है वॉइस वाला कॉन्सेप्ट, कब एक्टिव यूज करना है, कब पैसिव यूज करना है, प्लस यहीं से उठता है नॉन फाइनाइट वर्ब वाला कॉन्सेप्ट, कब फाइनाइट यूज करना है, कब नॉन फाइनाइट यूज करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर यहीं से उठता है पार्टिसिपल मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट, पार्टिसिपल मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट, यहीं से ये भी डिपेंड होता है। तो ये बातें कुछ आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे, और जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन में पेपर बेसिकली जो बनता है वो खासकर आजकल जितना भी बन रहा है उसको फ्रेजल वर्ब से रिलेट करके बनाया जा रहा है, जो आजकल का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। कोई खास प्रीपोजिशन फॉलो वाले क्वेश्चन नहीं बनते, ये सब तो बकवास होगा, आपसे कह दें कि ये प्रीपोजिशन इसके साथ आती है, प्रीपोजिशन इसके साथ आती है, कोई प्रीपोजिशन किसी के साथ नहीं आती, ये बकवास है, रटना है ही नहीं आपको। अगर आप रट रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीपोजिशन के फ्रेजल वर्ब वाले एरिया से ज़्यादा, जैसे जब आप नाउन में बढ़ेंगे तो नाउन में, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जिस सीक्वेंस में मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, जो सबसे पहले लिखा हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बाद में लिखा वो थोड़ा कम, जो इसके बाद लिखा हो और कम। अब नाउन में भी थोड़ा सा केस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, नाउन में भी थोड़ा सा आपको पता है नाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप इसी नाउन के बारे में बात करते हो, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें एस या एस लगाना ही नहीं होता है, वो सारी बातें मैंने आपसे करी ना, काउंटेबल, अनकाउंटेबल वगैरह वगैरह। तो ये वाला पोर्शन है तो बहुत कुछ, बस इतने पर आपको बेहतरीन पकड़ रखनी पड़ेगी, और अगर इन सबसे थोड़ा सा समय बच जाता है तो हम फिर मॉडल की ओर बढ़ लेते हैं। अब आप कहोगे क्या सर, देखते देखते आपने तो पूरी की पूरी कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच गिना दी। नहीं बेटा, मैंने पूरी पार्ट ऑफ स्पीच ना गिनाई है, गिना दिया होगा, नाम हमने ले लिया होगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन देना है। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक मैंने जैसे 2 पॉइंट ये बताए, 6 पॉइंट यहाँ तक हो गए थे, 8 यहाँ तक हो गया था, 9 10 यहाँ तक हो गया था, 11 ये था, 12 13 14, ठीक है, ये 14 और 15 जब आ ही गया तो 15 एक पॉइंट फिर और ही लिख लो। एक पॉइंट आप ये लिख लो कि किस तरीके से सेंटेंस में डिटरमिनर अपना यूज कराते हैं, डिटरमिनर के यूज पर क्वेश्चन बन जाता है। इतनी बातें आप अच्छी तरह से समझ लो, और दूसरी कोई बात आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी बातें अगर आप समझ लेते हो तो पूरी ग्रामर वन शॉट आपको मैं तैयार कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूरी ग्रामर जितना मैंने लिखा 16 का 16 पॉइंट, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अच्छा बेटा, ठीक बेटा, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ये मैं आपको 10:30 बजे तक हर हाल में तैयार करवा दूंगा बेटा। लेकिन इसके लिए मुझे ज़रूरी क्या है, गर्विता प्रणाम बेटा, प्रणाम, नमस्ते बेटा। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी क्या है बेटा, इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि आप 10:30 बजे तक का हमारा साथ दो। आप 10:30 तक हमारा साथ दो तो ये यूसीआई का वादा है कि आपके ऊपर वर्दी जरूर होगी। ऐसा नहीं है क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बच्चे एयरफोर्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ये क्लास उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो आप ये समझो कि आप ग्रामर वाला जो एरिया है, हाँ बेटा आप यहीं बैठो और पढ़ाई करो, तो अगर ये आप कवर कर लेते हो तो आप एक अच्छा लेवल खींच ले जाओगे। एयरफोर्स वाले जितने बच्चे भी देख रहे हो, कोई भी देख रहा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आ जाओ फटाफट से। और जैसा मुझे याद आ रहा है कि मैं हमेशा एक पंक्ति गुनगुनाता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और अरुण सर की 2 पंक्तियाँ हैं जो मैं हर रात पढ़ता हूँ, और कोई मिलता है तो उसे ज़रूर सुनाता हूँ।
और आप लोगों को भी निश्चित मैंने सुनाया होगा, जो लोग ऑफलाइन वाले हैं, कि अच्छा, हम आप लोगों को भी सुनाते हैं कि सोएगी जब दुनिया सारी तुझे जाग कर पढ़ना होगा, सोएगी जब दुनिया सारी तुझे जाग कर पढ़ना होगा, आंखें थक जाएंगी फिर भी लक्ष्य बढ़ा ही गढ़ना होगा, और कान बंद कर उपहासों से लिख डालो अपना भविष्य, कितनी भी सीढ़ी टूटी हो आसमां तक चढ़ना होगा। लोग गूज बम्स आ जाते हैं। तो आज समय आ चुका है, परीक्षा की घड़ियां बड़ी नज़दीक हैं, लेकिन दोस्त वीर तुम बढ़े चढ़ो, आपको बढ़ते रहना है, थमना नहीं है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, आप सभी तैयार हैं? सभी लोग पहले कमेंट करें कि आप सभी तैयार हैं। अगर आप सभी तैयार हैं तो फिर मैं पढ़ाने के लिए तैयार हो जाऊं, फिर खटाखट आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं। चलो कमेंट करो, बताओ। चलो बेटा बताओ मुझे कमेंट करके। जी भैया, यस सर, जी भैया, यस सर, यस सर, यस सर। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये समझेंगे पेपर कहाँ से बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बता देता हूँ, मुझे कितना समय लगेगा पढ़ाने में, ये भी जान लो जब तक लोग जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 15 मिनट का समय दे दो, मैं आपको कंडीशनल सिखा दूंगा। प्रोनाउन में इसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 मिनट का समय दे दो। स्पेलिंग वाले के लिए मुझे 3 मिनट से 4 मिनट का समय दे दो। अरे कुल मिलाकर के सब इतने के लिए मुझे 20 मिनट का समय दे दो पूरे प्रोनाउन के लिए, ठीक है। और इधर आ जाओ, अगर हम इसके बारे में सबके बारे में बात कर लें तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक आने मुझे 1 आवर का टाइम पूरा का पूरा चाहिए। और अगर हम इसके बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट कर लें तो हमें कम से कम 40 मिनट का समय चाहिए। और ये सब बातें अगर मिला लें तो मुझे 30 मिनट का समय चाहिए, ठीक है। और अगर इन सबको भी मैं मिला दूं तो मुझे 30 मिनट का समय चाहिए। फिर भी मैं कम करने की कोशिश करूं तो 1 आवर ये हो गया, 40 मिनट ये हो गया, 1 आवर 40 मिनट, 2 आवर 40 मिनट एंड 2 आवर 3 आवर 3 आवर 15। 3-3.25 घंटे में आपकी पूरी क्लास बेहतरीन ढंग से फिनिश हो जाएगी। बस आपका साथ चाहिए भैया। भैया पढ़ाइए, हम साथ हैं। राकेश रावत भी कह रहे हैं, पारस भी कह रहे हैं, सभी बच्चे कह रहे हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है, सारे बच्चे जब कह ही रहे हैं तो सारे बच्चे कह रहे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को। आ जाए भाई। सबसे पहले हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि जब कभी भी सेंटेंस में इफ को यूज किया गया, लिख लो पहले फटाफट, हमारे साथ नोट बनाते चलो, बात का नहीं। इन, इफ, इन केस, अनलेस, until, till, as soon as long as, provided, supposing, before, when, by the time, जब कभी इन वर्ड्स को लिखा जाएगा, ठीक है। as soon as long as, by the time, till, until, unless, in case, provided, supposing, before, when, after भी ऐड कर लो। जब कभी इन्हें लिखा जाएगा तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। अरे आर्यन बहुत दिन बाद आयो भैया, कैसे हो?
बहुत दिन बाद आए हो आर्यन, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इफ इन केस अनलेस अनटिल प्रोवाइडेड टिल, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस में कभी भी कंडीशन बताने का काम करेंगे, या तो कंडीशन बताएंगे या तो टाइम बताएंगे, और कुछ ये बता ही नहीं सकते। तो जब ये कंडीशन या टाइम बताते हैं तो इनके साथ एक सब्जेक्ट तो आप लिखोगे ही लिखोगे क्योंकि ये कंजक्शन है, और इनके साथ एक वर्ब भी लिखोगे। तो ये जो वर्ब आप यूज कर रहे हो, इस वर्ब में कभी भी आप मॉडल का यूज मत करिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज मत करिएगा। स्पेशली आपके पेपर में 4 मॉडल यूज करके वो देगा। विल लिखेगा तो उसके साथ आपको वुड लिख देगा, सेल लिखेगा तो हो सकता है शुड आपके सामने लिख दिया जाए, कैन लिखा हो तो हो सकता है कुड लिख लिया जाए, मे लिखा हो तो हो सकता है माइट लिख दिया जाए। बट आपको ध्यान रखना है कि इस वाले पार्ट में तो आप यूज नहीं करोगे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कंडीशन या टाइम बता रहा हो। अब पता चला व्हेन समय बता रहा, व्हेन पता चल रहा है कि उसमें आया हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो कंडीशन थोड़ी ना है वो। तो जब कभी ऐसी बात की जा रही हो तो फिर ध्यान रखिएगा वहाँ मॉडल्स का यूज नहीं किया जाता। जब ये बात आप समझ जाओगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखो सीखो, जैसे मैंने आपसे कहा if he will study hard, if he will study hard, comma, he will pass। अब इस बात को समझिएगा, इस सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा सर सही तो है, लेकिन देखो इफ यहाँ पे कंडीशन दे रहा है भाई, इफ कंडीशन ही तो बता रहा है कि भाई पास कब हो जाओगे, जब तुम पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर पास क्या, फेल ही होना पड़ेगा। तो फिर कुछ मत करो, यहाँ पर जो विल लिखा है इस विल को हटा दो। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब कभी भी उन सारे वर्ड को यूज कर लिया जाए, अच्छा जितने भी वर्ड हैं इनको हम लोग कहेंगे क्या, इनको हम लोग कहेंगे इफ क्लॉज। इनका नाम दे दिया जाए इफ क्लॉज। वैसे तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं क्योंकि ये जितने भी लिखे गए हैं ये सब के सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर ये सब के सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं तो एक चीज क्लियर है कि इनसे बनने वाली जो ये क्लॉज है इसे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। बट आपके पास ना तो इतना समय है, ना तो मेरे पास इतना समय है कि मैं आपको समझा पाऊंगा 3 घंटे में सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक वादा जरूर करता हूं कि आप इस सारे वर्ड को याद बंद करने के बजाय नाम दे दो इफ क्लॉज। अगर ये सब इफ क्लॉज है तो इफ क्लॉज में एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ क्लॉज के बाद जब सब्जेक्ट आएगा तो उसमें कभी भी मॉडल में कुछ नहीं लगाना है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट नहीं लगाना है। गलती यहीं से पेपर में बनेगी, 90% गलती यहीं से पेपर में बनती है। और कंडीशनल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, 1 तारीख को पेपर होगा, देख लेना। 2 से 3 क्वेश्चन सीडीएस में और कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर आपका मिलेगा एनडीए में। संभव नहीं पेपर चाहे जो बना ले पेपर यहाँ से ना होके गुजरे। आज की क्लास में आपके सामने जो ले रहा हूँ यहाँ से गिरी हालत में 40 से 50 नंबर का पेपर आने वाला है। मैं क्लास के पहले आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो सेव रहेगी, पेपर दे के आइएगा, पेपर के बाद आप खुद रियलाइज करिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या सही नहीं है। ठीक है, इफ ही विल स्टडी हार्ड ही विल पास। अब जो ये सेंटेंस लिखा है, पारस अवस्थी कह रहे हैं क्या हाल है भैया, बड़े वीक लग रहे हैं। हम वीक बिल्कुल नहीं बेटा, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बस शर्ट लूज है। चलो अभी देखो, तुम्हें लग रहा होगा भैया वीक लग रहे हैं, देखो मैं इसे कर लेना तो कहाँ वीक लग रहे हैं। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि हम थके हैं, सुबह से हम लगातार काम कर रहे हैं, सिस्टम सेट कर रहे थे तो थके बहुत ज़्यादा हैं, ये कह सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी नहीं थके हैं कि आपको पढ़ा ना सकें। इफ ही विल स्टडी हार्ड ही विल पास, यहाँ से मैं क्या हटा दिया, विल हटा दिया। सेंटेंस क्या आप सही हो गया, अभी भी गलत है। क्या गलत है, आ जाओ उस पॉइंट को समझो। ही सिंगुलर है तो यहाँ पे स्टडी नहीं लिखेंगे, स्टडीज लिखेंगे, इसे भी प्लूरल सिंगुलर करना पड़ेगा। कई बार क्या करेगा, पेपर में ऐसे लिख देगा, ही विल पास इफ ही विल स्टडी हार्ड। अभी भी गलत है, फर्क नहीं पड़ता कि इफ पहले आएगा या इफ बाद में आएगा, जहां भी आएगा अपने साथ इसे गलत कराएगा, बात खत्म। दैट्स इनफ। क्लियर हो गया, ये पहली बात हो गई। अब थोड़ा सा ये समझो,
कंडीशनल सेंटेंस तो आप पढ़ ही रहे हो, एडवर्ब में जाके भी हार्ड का यूज पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और अगर मैं भूल जाऊँ हार्ड पढ़ाने के लिए तो मुझे याद दिला देना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो हार्ड कहीं कॉपी में लिख लो, क्लास जब मैं कहूँगा किसी को कोई डाउट तो नहीं है तो उस समय पूछ लेना कि हार्ड वाला और हार्डली वाला कोई कॉन्सेप्ट आप कह रहे थे बताने के लिए। क्लास के एंड में मैं पूछता ज़रूर हूँ, तब के लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो चलिए आगे आ जाइए दोस्त, आगे चलते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि कंडीशनल सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के बेटा 4 टाइप होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कंडीशनल। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल ऐसे कंडीशनल होते हैं, देखो भाई, एक सेंटेंस में इफ क्लॉज होगी, एक सेंटेंस ये बनेगा, एक सेंटेंस और बनेगा। तो दोनों के दोनों जो सेंटेंस होंगे वो बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड वगैरह नहीं करेंगे। ये बेसिकली अपने आप में फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोबेबल एक्शन नहीं है, ये फैक्ट है, ऐसा होगा ही होगा। और इस सिचुएशन में दोनों में जो बनने वाला टेंस है वो प्रेजेंट का है। लेकिन प्रॉब्लम ये निकल करके आती है कि प्रेजेंट में भी तो 4 टेंस हैं, कॉन्टिन्यूअस से लेकर के इंडेफिनिट तक। तो भैया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। नो अदर टेंस इज अलाउड व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में और मेन क्लॉज दोनों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आइए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझें। अगर मैं आपसे कहूं इफ आई थ्रो द बॉल, इफ आई थ्रो द ग्लास, कॉमा, if I throw the glass, comma, it will break। भाई अगर मैं शीशे की ग्लास है उसको फेंक दूंगा तो ये टूट जाएगी। आप कहोगे सर सही तो है, देखो इफ वाले में आपने विल नहीं लगाया और यहाँ देखो आपने विल लगा दिया, सही है। भाई पीछे तो आप यही कर रहे थे ना कि यहाँ से विल हटा देते थे, यहाँ विल लगा रहता था, सही हो जाता था। लेकिन वो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब इफ लिखा होगा तो उसके साथ विल नहीं आएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। जो ये लिखा हुआ है इफ आई थ्रो द ग्लास इट विल ब्रेक, तो ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि आई थ्रो, अगर मैं ग्लास को फेंकूंगा तो वो टूट जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है। शीशे की ग्लास है, आप फेंकोगे तो टूटना निश्चित है, ये नहीं कहा जा सकता नहीं टूटेगा। ये दोनों प्रोबेबल एक्शन नहीं है कि होगा भी नहीं भी होगा। जैसे इसके पहले वाले में क्या था, इफ ही विल स्टडी हार्ड ही विल पास, कि अगर वो खूब मेहनत से पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। मेहनत से पढ़ना तो ठीक है, लेकिन पास होना ये संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। खूब मेहनत से पढ़ा नहीं पास हुआ, खूब मेहनत से पढ़ा नहीं पास हुआ, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल एक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी को खौलाओ और वो भाप ना बने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बर्फ को 0 डिग्री पे रखो, पानी को 0 डिग्री पे रखो और वो बर्फ ना बने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शीशे का बल्ब इस तरीके से पत्थर पे फेंक के मारो और टूटे ना। ये सब होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब फैक्ट है। तो फैक्ट में हमेशा हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट का। तो इट विल का यूज नहीं करेंगे, इट ब्रेक्स का यूज करेंगे। तो बोलो फटाफट से, समझ में आ गया जीरो कंडीशनल? प्रिंसेस शुक्ला, यस यू आर राइट। यस पारस। यस पारस। अच्छा, जब ये बात समझ में आ जाए तो आ जाओ फर्स्ट कंडीशनल के बारे में बात कर लो। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है यही सीख लो। कम लिखो। सेकंड कंडीशनल क्या होता है यही सीख लो। और थर्ड कंडीशनल क्या होता है यही सीख लो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशनल ऐसा कंडीशनल है जो प्रोबेबल एक्शन के बारे में बात करता है। प्रोबेबल माने वो संभावना के बारे में बात करेगा। सेकंड कंडीशनल ये है जो प्रेजेंट की अधूरी इच्छाओं के बारे में बात करेगा, प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन। जो थर्ड कंडीशनल होता है वो पास्ट के इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करता है।
अच्छा, मिक्स कंडीशनल से आपके यहाँ क्वेश्चन आएंगे नहीं, उतना हाई लेवल पूछा नहीं जाएगा, वो पढ़ाऊंगा भी नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके दिमाग में होप आ गया होगा। अब अगर ये आ गया है तो आ जाओ मैं आपको बताऊं फिर। देखो एक चीज समझना, एक इफ क्लॉज होगी, सेंटेंस होगा, फिर एक इफ क्लॉज होगी, मतलब कोई सेंटेंस होगा। यही प्रोसेस आपके सामने कई बार मैं लिख देता हूँ, यही प्रोसेस चूंकि आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। ओह, कॉपी क्यों नहीं हुआ? अच्छा, एक ही बार करना होता है, ठीक। अब देखो, तीनों में फ्रेम अलग अलग है, तीनों की बातें अलग अलग हैं, बस आपको समझ लेना है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। यहां पे हमेशा हम प्रेजेंट यूज करते हैं, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे हम सेंटेंस में विल यूज करें या सेल यूज करें या मे यूज करें या कैन यूज करें, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब प्रोबेबल एक्शन के बारे में बात करनी है। जब प्रेजेंट इमेजिनरी यानी सेकंड कंडीशनल यानी पास्ट कंडीशनल के बारे में बात करनी, पास्ट सब्जंक्टिव मूड, इसी को पास्ट सब्जंक्टिव मूड के कहते हैं, आप कंफ्यूज मत हो, इसके बारे में बात करनी हो तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आता है। शायद आप पास्ट इंडेफिनिट ना समझ पाओ, तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो विल नहीं आता, वहां आता वुड। सेल नहीं आता, वहां आता शुड। मे नहीं आता, वहां आता माइट। कैन नहीं आता, वहां आता कुड। और फिर से वर्ब की वही कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब अगर हम बात कर लें थर्ड कंडीशनल के बारे में, तो थर्ड कंडीशनल में भी कुछ नहीं होना है, वुड है तो वुड ही रहेगा। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, वुड को वो विल में चेंज कर देते हैं। बेटा याद रखना, दूध से दही बना लोगे, दही से दूध नहीं बना पाओगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया तो फिर ये भी समझ लो कि विल से वुड बन जाएगा, वुड से विल नहीं बनेगा। शुड हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया। अब जब चूंकि यहां पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अब यहां भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए, तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बस इतना ही कंडीशनल के बारे में आपको ध्यान रखना है, यही तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है, इसी में वो पेपर आपका बनाएगा घुमा घुमा के, और इसी में आपको कंफ्यूज कर देगा। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसमें आप कंफ्यूज वगैरह मत रहो। आ जाओ कुछ एग्जाम्पल घूम फिरा के कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इफ आई हैड ट्राइड, कॉमा, I would select, I would get selection। हाँ, अभी हमको 16-17 लोग देख रहे हैं, उतने लोग देख चुके हैं, समझे? हाँ, शिवेंद्र बाबू जय हिंद। इफ आई हैड ट्राइड आई वुड गेट सिलेक्शन। तो अब बच्चा कह रहा होगा सर क्या ही दिक्कत होगी? दिक्कत कुछ नहीं बच्चे, देखो हैड ट्राइड लिखा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है। अब अगर ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म तुमने लिख रखी है तो फिर यहाँ कुछ मत करो, यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखो। फिर मैं दोहरा रहा हूं, पेपर चाहे कोई बना ले, निश्चित है यहां से सेंटेंस आएगा, मतलब आएगा। नोट कर लीजिए अपने कॉपी पेन में कहीं पर। शाम के 8:10 हो रहे हैं, जो कह रहा हूं वो सर्वथा सत्य है, उसे मिथ्या मत समझिएगा। पेपर यहां से आएगा मतलब आएगा। अब इसे वुड गेट मत करो, इसको कुछ इस तरीके से कर दो, वुड कर ही दो, हैव कर दो, और गेट की थर्ड फॉर्म गॉट लगा दो। यहाँ गॉटन नहीं लगा पाओगे, सेंटेंस सही हो गया, ठीक। अच्छा, मान लो सेंटेंस कभी ऐसे भी दे देता है, कई बार वो इमेजिनरी सेंटेंस दे देता है कि काश मैं राजा होता, काश तुम प्रधानमंत्री होते। तो फिर इमेजिनरी सिचुएशन में भी वही चीज आपको अप्लाई करनी है। देखो इधर आ जाओ, प्रेजेंट का इमेजिनरी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, स्टेट बतानी है तो वर लगा दो। अब पास्ट का है तो हेड के साथ थर्ड लगा दो, स्टेट बतानी है तो हेड लगाओ, वर की थर्ड फॉर्म बीन लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, आई विश आई वर अ किंग,
आई विश आई एम अ किंग, नो आई वर अ किंग लिखो। वाई, ये अधूरी इच्छा है। क्यों? राजा नहीं बन सकते क्या? राजा वाजा हम खूब बन सकते हैं, बट ये प्रेजेंट की अधूरी इच्छा है। आई विश, अभी तो नहीं हूँ राजा ना, प्रेजेंट की अधूरी इच्छा है तो वर लगा दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई विश कॉमा आई वर द पीएम ऑफ इंडिया इन 1947, कह रहा आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया इन 1947। हमारी विश है कि हम भारत के क्या होते, हम भारत के पीएम होते। कब? बोले 1947 में। तो बोले देखो अधूरी इच्छा ये ऐसी है जो पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1947 तो चला गया। अगर ये लिख दिया जाए 2027 तो वर यहाँ बिल्कुल ठीक है, फिर वर यहाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब 1947 चला गया, उस समय में तुम कहाँ चले जाओगे और प्रधानमंत्री बन जाओगे हैं। तो कुल मिलाकर के वर यहाँ गलत कर दो, यहाँ कर दो हेड, और वर की थर्ड फॉर्म लगा दो बीन, यानी परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड, यानी पास्ट की अधूरी इच्छा, यानी थर्ड कंडीशनल। समझ गए? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पारस अवस्थी कह रहे हैं कि विनय भैया ने कहा आएगा तो आएगा, ना आए तो आके बोलना। अनवित मिश्रा कह रहे हैं कि भैया 10th क्लास में हूँ, क्लास अटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल अनवित मिश्रा जी, आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा, ठीक है? तो जब आपको समझ में ना आएगा तो आप बोल दीजिएगा। अरे वाह, हमारे दीपक सर भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप आए तो बाहर आई। गुड इवनिंग सर, आप तो गुड इवनिंग लिख रहे हैं, हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। शायद हमारी और आपकी पहली मुलाकात है कैमरे से। पारस अवस्थी कह रहे हैं विनय भैया ने कहा आएगा तो आएगा, ना आएगा ना आए तो आके बोलना। विनय भैया की जुबान है, इतना एक्सपीरियंस उनको, कहाँ से क्या आना है, कहाँ से क्या पूछ सकता है पेपर। अरे वाह पारस अवस्थी। शिवेंद्र कुमार कह रहे हैं कि मैंने लेट ज्वाइन किया है, जल्दी जल्दी साथ पकड़ लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ। ये सब समझ में आया आप लोगों को? अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो कंडीशनल में आपको ज़्यादा भड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज़ों को, यहीं से बस बनना है सब जो कुछ पेपर बनना है। तो आई थिंक फटाफट हम क्विक रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। कंडीशनल सेंटेंस जो मैंने कहा था, जो पेपर में आता है, मैंने आपको 15 सीढ़ियाँ बताई थी, और 15 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। अब बचता हमारे सामने प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, कि प्रोनाउन में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आइए वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयुष सिंह चौहान कह रहे हैं भैया ने जो कह दिया 100% आएगा। नमस्ते अमन सक्सेना, नमस्ते, राम राम। आ जाओ प्रोनाउन वाले चीज में आगे बढ़ते हैं। पापा प्रदीप को रुपए दे करके शर्ट लेने भेज दीजिए, फोन आया था। इसको हैं कहाँ से लाने गए? तो आ जाए तो भेज दीजिएगा। हाँ उन्हें पता है, उनको वहीं से दे दीजिएगा, वो हमारे फाइल में है, फाइल में हमारे है, उसमें दे दीजिए, नहीं दे दीजिएगा। चलो आ जाओ भैया, इधर देखो। प्रोनाउन में काबा 4 गो स्टेप बाउर काबा। प्रोनाउन में इंडेफिनिट, स्पेलिंग, रिफ्लेक्सिव और वन। तो सबसे पहले आ जाओ इंडेफिनिट में। यहाँ चलो, क्योंकि यहाँ नहीं तो कहाँ नहीं। आओ भैया पढ़ लो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो बैठा रहेगा। आ जाओ सेकंड स्टेप पे चलो। व्हाट इज सेकंड स्टेप? तो सेकंड स्टेप है आपका प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, आ जाओ पहले बता दें। पहले मैं बता दूं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। सबसे पहले आ जाओ सीख लो। जैसे पेपर में कहीं लिखा जाए somebody, someone, everybody, everyone, समथिंग भी लगे, हाँ लिख ही लो।
एवरीथिंग भी लगे, हाँ लिख ही लो। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग। नोथिंग मत पढ़ देना, नथिंग है। पहले तो ये ध्यान रखो, जब कभी इनको यूज किया जाता है तो इनके साथ जो पोजीशन आता है वो या तो हिज आता है या तो हर आता है। कान खोल के सुन लो और आंख खोल के देख लो और मन खोल के मन में बिठा लो। 3 बातें ध्यान रखो, कान खोल के सुनो, आंख खोल के देखो और मन खोल के मन में बिठा लो। दिमाग नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दिमाग खोल दोगे तुम्हारे तो जो छोटा दिमाग है वो भी उड़ जाएगा। तो दिमाग मत खोलो, मन खोल लो, मन में बिठा लो। आंखों में बसा लूँ तुझे, मन में बिठा लूँ, तो मन में बिठा लो अभी। क्या कि हिज हर आएगा इनके संग, इनके संग कभी भूल करके अगर देयर लगा के पेपर में दिख जाए, फिर कह रहा हूं पेपर आएगा मतलब आएगा, कॉन्सेप्ट दिखेगा मतलब दिखेगा, संभव नहीं कि दाएं बाएं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। यहां पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, और देयर आया, गलती हुई। अब कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा अच्छा कैसे कैसे कैसे, ये वही है कैसे कैसे जिन्होंने क्लास में नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, जिन्होंने क्लास में पढ़ा है उनका तो रिवीजन हो गया, जो नहीं पढ़े हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम कह दें समवन इज फाइटिंग विद देयर पेरेंट्स, कोई अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से झगड़ा कर रहा है। आप कहोगे अरे ये क्या बात है, बात तो छोड़ो, फाइट विट तो आया, बिल्कुल ठीक आया। गलती ये हो गई कि जब यहाँ आपने समवन लिखा है ना, तो फिर यहाँ देयर हटा दो, यहाँ लगा दो या तो हिज या तो लगा दो यहाँ पर हर। कुल मिलाकर के कभी भूल कर देयर मत लगाना, ठीक। फिर मैंने कहा समथिंग spreads their brightness, ठीक। समथिंग स्प्रेड्स देयर ब्राइटनेस, हमने एक बात ये कही बेटा। तो अगर हमने ये बात कही तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि समथिंग लिखा हुआ है तो फिर देयर हटाओ, अब यहाँ लगाओगे इट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर क्या था कि इनके संग हिज या हर लगाएंगे, देयर नहीं लगाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लो, इनके संग हम क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। स्पेलिंग ध्यान रखना, इट्स की स्पेलिंग क्या है, ITS, ITS। पारस अवस्थी कह रहे हैं हम खुद साक्ष्य और प्रमाण है भैया, आपसे ऑफलाइन में भी पढ़ के देखा है, जहाँ से आपने बोला वहीं से आया, उसके अलावा कहीं से पेपर नहीं आया। दीपक सर कह रहे हैं कि क्लास ले रहा हूँ सर, इतनी एनर्जेटिक क्लास चल रही। अरे सर विराट जय हिंद। अवंत मिश्रा बिल्कुल अच्छा कर पाओगे, बिल्कुल अच्छा कर पाओगे, नो डाउट। यस यस यस, सभी लोग समझते रहें, सब लोग समझते रहें, मन लगा के पढ़ो बेटा, सब पढ़ाऊंगा। तो यहाँ हम इट्स लगाएंगे। स्पेलिंग ध्यान रखना, कभी ये वाली मत लिख देना, ITAPOS जो लिखा जाता है, इट्स इसको भी पढ़ते हैं भी। अगला स्टेप मैंने इसीलिए स्पेलिंग का लिखा है। CDS और NDA का पेपर उठा करके देख लो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा इन्हें ध्यान नहीं देता, कहता हाँ ये ठीक ही तो है। नहीं ठीक है भैया, ये वाला इट्स जो है ये उसी तरह है जैसे ये हिज हर होता है, हुज का रिप्लाई है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव जिसके साथ एक नाउन आएगा।
इसके संग हमेशा एक नाउन आता है। जैसे हमने कहा इट्स कलर, देखो यहाँ मैंने कहा ना कि कोई चीज़ है जो अपनी चमक बिखेर रही है, तो इट्स ब्राइटनेस, इट्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा द गंगा है, द गंगा एंड इट्स बैंक्स, नो, रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हुआ? गंगा लिखा है आपने, रिवर लिखा है आपने, तो उसके लिए आप इट्स लिखिए। तो आपने कहा इट्स तो लिखा नहीं, आप ये वाला इट्स लिखो, ITS। तो उस वाले इट्स में क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि जब सेंटेंस में कभी आप ये वाला इट्स लिखते हो तो इट्स वाले इट्स के दो मीनिंग होते हैं, या तो इसका मीनिंग होता है इट इज, या तो इसका मीनिंग होता है इट हैज। जैसे मैं आपसे कहूं कि इट्स रेनिंग, बरसात हो रही है, तो इट्स रेनिंग मीन्स इट इज रेनिंग। बात समझ पाए? अगर मैं कह दूं इट्स डन, तो इट मीन्स इट हैज डन। मैंने कहा इट्स बीन डन, इट मीन्स इट हैज बीन डन। बात समझ में आ गई बेटा? जब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसमें मतलब तुम्हारा दिमाग घुल मिल जाए। हाँ बिल्कुल अवंत, क्या नाम है, अन्वित, बिल्कुल बेटा। तो समवन और समथिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार फिर से देख लो फटाफट। जब कभी भी हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इसके साथ इज हैज आता है, इसके साथ इट्स आता है। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, जब ये बात आपको समझ में आ जाए तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट और रिलेट कर लो। कई बार ऐसे लिखा जाता है एवरी, छोड़ो ये कॉन्सेप्ट हो ही चुका है लगभग। अब एक बार आ जाओ वन वाले कॉन्सेप्ट में। वन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वन के साथ हम वंस लगाते हैं। ये आपने पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है। हाँ लगाते भी हैं, आपने सेंटेंस भी देखा होगा। वन शुड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले बताओ? वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। हंसने वाले वीडियोज कह रहे हैं कि प्लीज भैया सुबह तक पूरी ग्रामर पढ़ा दो। हंसने वाले वीडियो 10:30 तब बजेगा जब आपकी पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं। परेशान मत हो, बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, मन लगा। चलो बेटा, अब ये हमें समझ में आ गया। वंस का मीनिंग भैया अवंत्य बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, ठीक है? पढ़े, परेशान नहीं हो बच्चों, जितने लोग देख रहे हो विश्वास रखो, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है? UCI का वादा, सिलेक्शन सबसे ज्यादा।
वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। जब आपके सामने ये सेंटेंस लिख दिया गया तो आओ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे वन का मीनिंग होता है वी, ठीक, और यहाँ वंस का मीनिंग होता है अवर। लेकिन ये सेंटेंस में हम जनरल सेंस में यूज करते हैं। जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल का मतलब क्या होता है, दूध तो नहीं लिया था। जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल का मतलब होता है कि हम फॉर ऑल के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर ऑल का मतलब स्पीकर, लिसनर, टॉक अबाउट, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। हम स्पीकर के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम लिसनर के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, तो क्या ये केवल आपसे मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये मेरे लिए भी बात एप्लीकेबल है, आप सुन रहे हो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, जो लोग ये जिससे भी कोई और नहीं सुन रहा है थर्ड पर्सन, उसके लिए भी बात एप्लीकेबल है। हर कोई जो भी है उसे अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे वंस बिल्कुल ठीक है, और यहाँ वन का मीनिंग क्या है, वी। यहाँ वी सॉरी यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है ये किस सेंस में आया हुआ है, ये आया हुआ है जनरल सेंस में। तो जब कभी भी वन को हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, अवंत बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत मन लगा करके पढ़िएगा, है ना। हाँ अवंत, बिल्कुल, अवंत मतलब सामान्य, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या याद रखेंगे, जनरल। जनरल मीन्स फॉर ऑल। जैसे हमने देखा होगा ट्रेन में बेटा जनरल बोगी होती है, जनरल बोगी मीन्स फॉर ऑल, हर कोई बैठ सकता है, मेल फीमेल कोई हो, सब बैठ सकते हैं उसमें। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, इट मीन्स जो वन आपने लिखा हुआ है ये यहाँ पे जनरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वन कभी भी जनरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है तो वन के साथ हमेशा वंस आता है। अब कहोगे सर ये तो वन के साथ वंस किताबों में डायरेक्ट लिखा है, ये क्यों बता रहे हो जनरल सेंस फॉर ऑल ये वो, क्योंकि बेटा एक सेंटेंस और ध्यान रखना, जब कभी भी वन को हम पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं तो वन के साथ सेंटेंस में, वन पर्टिकुलर सेंस में भी यूज होता है, तो कभी भी वन के साथ हम वंस नहीं लगाते, देन उसके साथ हम या तो हिज लगाते हैं या तो हर लगाते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है हम इट्स भी लगा सकते हैं, वो तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है, और कुछ नहीं लगा सकते। अब तुम सोचो वहां देयर लगा लोगे, गलती भी मत कर देना, गलत हो जाएगा, नहीं लगा पाओगे। हिज हर या इट्स लगाओगे, क्योंकि वन क्या है, वन यहाँ पे सिंगुलर है। पता नहीं क्यों आज मुझे पढ़ाने में आप लोगों को एक अजीब सा आनंद महसूस हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि टुडे आई एम टीचिंग ओनली दोज हु आर रियली थर्स्टी ऑफ नॉलेज। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी हो, पढ़ाने में आज मैं बिल्कुल नहीं थक रहा हूँ, और मेरा बहुत अच्छा खासा हेडक हो रहा था, लेकिन एक दवाई खाई उसके बाद एकदम माइंड फ्रेश है, मतलब बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वन पर्टिकुलर के लिए भी आता है तो उसके साथ हिज हर या इट्स आता है, ठीक है। अच्छा जब वो पर्टिकुलर के लिए आएगा तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, आ जाओ मैं बताता हूँ, समझो एग्जाम्पल से। देखो अगर मैंने कभी ये लिख दिया वन ऑफ द बॉयज, तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखोगे अवंती मिश्रा, या जो लोग भी देख रहे हो। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज तो ये पता कर लो द बॉयज क्या है। द बॉयज आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो वन लिखा हुआ है वन ऑफ द बॉयज का मतलब क्या है, वन ऑफ द बॉयज का मतलब है बहुत सारे बच्चे होंगे। ऑफ के बाद हमेशा टोटल लिखा जाता है, कभी वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द बॉयज। ऑफ के बाद हमेशा टोटल लिखा जाता है, ठीक है। अगर ये द बॉयज लिखा हुआ है तो सिंपल सा ध्यान रखो, वन ऑफ द बॉयज का मीनिंग ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा। तो अब उसके लिए यहाँ पे आप पहली चीज तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिखोगे, वर्ब इस तरीके लिखोगे, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग अ गेम विद, तो अब देयर नहीं लिखोगे, लिखोगे विद हिज पेरेंट, कि भाई बहुत सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ क्या गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, खेलने दो। अब आपके दिमाग में क्या आता है ना बच्चे, आपके दिमाग में ये आता है कि वो यहाँ बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ देयर लगा दो। नहीं बेटा, यहाँ हिज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन को हमने किस सेंस में यूज किया है, पर्टिकुलर। तो वन को हम दो सेंस में यूज करते हैं, पहला वन को यूज किया जाता है जनरल सेंस में,
दूसरा यूज किया जाता है पर्टिकुलर सेंस में। ये हमें ध्यान रखना होगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, मैं उसे भी रिलेट किए देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, वन ऑफ देम adapt themselves to new atmosphere, ऐसे करके कुछ था। हाँ, अभी इसमें गलती बताओ क्या है? बेटा अच्छे चीजों का चिंतन करो, अच्छे चीजों के चिंतन से विचार अच्छे होंगे, मन अच्छा होगा। गलत चीजों के चिंतन से मन हमेशा गलत होगा। अभी इसको बताओ, वन ऑफ देम अडॉप्ट देमसेल्फ टू न्यू, अब इसमें कोई दिक्कत है? सॉरी बॉय, न्यू एटमॉस्फियर, यही था पारस। अभी बताओ यहां पर, अब देखो इस बात को। हाँ, अवंत मिश्रा कह रहे हैं देमसेल्फ नहीं होगा। देखो अवंत कह रहे थे मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन आंसर सबसे पहले दिया। गुड बेटा। लोग ये समझते हैं देम आ गया है तो देमसेल्फ लगा दो, क्योंकि आज पढ़ाने वाले भी ऐसे हैं लंबू जंबू जब आते हैं यूट्यूब पर पढ़ाने तो फिर लंबी लंबी बातें ऐसे ऐसे करके पढ़ा देते हैं। यूट्यूब का टीचर ज़्यादा समय तो जैसे लगता है वो फेशियल करा के पढ़ाने आ रहा है। 4 तरीके के जुल्फे बनाएगा, 3 बार अपनी दाढ़ी सेट करेगा, फिर आके पढ़ा रहा है। ससुर तुम पढ़ा रहे हो कि मॉडलिंग कर रहे हो? करने क्या आए हो? पर्पज लेस होकर के जब कोई काम को करेगा तो वो अपना भी डूबेगा और जो उसे देख रहा है उसे भी डुबाएगा। आपका काम मॉडलिंग करने का है तो जाके मॉडलिंग करिए ना। यूट्यूब पर आकर के, फिर कई बार यूट्यूब पर लोग आते हैं वो शायरी सुना रहे हैं, तुम्हें अगर मुशायरा करना है तो अच्छे से मुशायरे में चले जाओ। यूट्यूब पे आके अपना समय नहीं, अगर 20 बच्चा देख रहा है तो तुम 20 बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हो। हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये आप लोगों को सेंस इकट्ठा करना है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किताबों से पढ़ो। तुम मेरी क्लास भी मत पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरी क्लास पढ़ो। तुम्हें अगर लगता है किताबों में तुम इससे बेहतर समझ सकते हो तो उसे समझो, बिकॉज मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कीमती तुम्हारा समय है और उससे ज़्यादा कीमती तुम्हारे घर के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है तुमसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी पीपल आर जस्ट हेल्पर्स, हम आपकी बस हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपकी पढ़ाई थोड़ी और स्मूथ हो रही है, थोड़ी और अच्छी हो रही है, तो आप पढ़िए, अदरवाइज आप निकलिए। आइए आइए फटाफट। तो यहां ध्यान रखना, वन ऑफ देम का मतलब है उनमें से कोई एक। अच्छा, उनमें से कोई एक है तो फिर यहां देमसेल्फ हटा दो। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। खैर हिमसेल्फ लिख दो या हरसेल्फ लिख दो, ये बात भी बिल्कुल क्या रही, ये बात भी बिल्कुल ठीक रही। चलो ये बात समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ गई तो अब आ जाओ फटाफट से उसी पॉइंट पर जो हमने प्रोनाउन में लिखा था कि प्रोनाउन में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रोनाउन में मैंने आपको इंडेफिनिट पढ़ा दिया, ठीक है, वन का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। आ जाओ यहाँ पे लिखते रहो, टिक करते रहो। वन पढ़ा दिया, इंडेफिनिट वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अभी आ जाओ इंडेफिनिट में एक कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ, मतलब मन कह रहा कि जल्दी से आगे बढ़ जाओ, लेकिन दूसरा मन कह रहा चीटिंग मत करो, मन में है तो पढ़ा दो। तो पढ़ा देता हूँ, पढ़ लो, ठीक है, छोड़ ओढ़ के नहीं जाने वाले हैं, आज पढ़ा ही के जाएंगे सब। दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला एक क्वेश्चन और पढ़ लो, फिर आ जाओ, इधर आ जाओ। एवरी वन ऑफ द गेट्स, प्रदीप को दिया, गए गए। एवरी वन ऑफ द गेस्ट waited for their train। चलो बताओ,
ट्रेन भी सही है, ट्रेन भी सही है, वहां गलती मत बताना। चलो बताओ इसमें कोई गलती है? फारस वसी कह रहे हैं लाल फूल नीला फूल, विनय भैया की इंग्लिश से कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुल। खतरनाक आदमी हो तुम भी भाई। अब वही है कि हम तो सारी सुना नहीं सकते। चलो आ जाओ बेटा। पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो देने चलोगे, हमें पता है कहाँ आंसर दोगे। आंसर आप आके यहाँ दे दोगे, देर हटा दो हिज या हर लगा दो। अच्छा वो सही भी है। अब मैंने हिज लगा दिया, अब बताओ गलती कहाँ है। मुझे पता था तुम जिसे गलत कहोगे वो तो गलत है, लेकिन उसके अलावा भी कोई गलती है, वो कहाँ है तुम ये बताओ। वो कहाँ है तुम ये बताओ। गर्विता कह रही हैं सर ये वाला सेंटेंस कंफ्यूज कर रहा है। गर्विता बेटा नंबर मेंशन करो, कौन सा सेंटेंस लिखो। आयुष राजपूत, अरे राजपूत जी इट्स कहाँ कर दोगे? एवरीथिंग लिखा होता तो इट्स कर देते, एवरीवन के लिए तुम इट्स कहाँ से कर दोगे? चिल्लड़ो आयुष, तुमसे ही उम्मीद करूँ अब। पढ़ने में तुम इतने होनहार हो, मॉर्निंग में तुम्हारे नोट्स की फोटो वगैरह सब आ गई थी, तुमने भेजा था, देखो सर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी तुम कैसे कह सकते हो इट्स आएगा? कूटूंगा तुम्हें। चलो बताओ। इतने भी बच्चे हैं सब छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन ध्यान रखना छोटे भाई जैसे हैं, छोटे भाई नहीं प्रॉपर्टी लेने आ जाए। एवरीवन ऑफ द गेस्ट कंफ्यूज कर रहा है गलती क्या है। ओके ओके मैं बता रहा हूं। मनीषा जी कह रही हैं विनय जी कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मनीषा जी आप कौन है, मैं पहचान नहीं पाया। आयुष राजपूत का उत्तर अब बिल्कुल सही आ गया है। आयुष राजपूत ने अब सही लिखा है। देखो दो झटका इन्हें दिया, इन्हें बिल्कुल बात समझ में सही आ गई। यहाँ एवरी लिखेंगे, यहाँ पे वन लिखेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आधे बच्चे और कंफ्यूज, एवरीवन वो भी है, एवरीवन वो भी है, दोनों में अंतर क्या है? एक बार हमने सबको इकट्ठा करके लिख दिया, एक बार हमने सबको अलग करके लिख दिया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरीवन एंड दैट एवरीवन? बिकॉज in studying you got no difference, but there is different here, there is a lot of differences, there are a lot of differences between everyone and everyone, but what they are? Now try to understand. जब ये वाला एवरीवन लिखा होता है तो ये जो ये वाला एवरीवन होता है ना, ये टोटल के बारे में बात करता है। फिर से लिखना पड़ेगा क्या है? हाँ, जो ये सब लिखा जाता है, देखो समबडी साथ में है, एवरीबडी साथ में है, एनीबडी, नोबडी, नन, एनीवन, समवन, जो भी लिखा है ये सब देखो साथ में है, तो ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें पता है पार्ट और टोटल तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, तो करें क्या तुम्हारे लिए? अवंत मिश्रा कह रहे हैं हमको भी आपके पास होमवर्क और नोट्स भेजना है। लो मेरा नंबर ले लो, व्हाट्सएप कर देना, नाम बता देना, मैं अवंत मिश्रा हूँ, गिफ्ट फॉर यू। और बताओ, कई सारे लोग होते हैं बड़े नखले, उनसे बच्चा कहेगा सर हमें नंबर दे दो, नहीं 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 हम नंबर नहीं देंगे, नंबर देने के ससुर तुम एक नंबर के चमचू आदमी हो, नंबर दे दोगे तो क्या बच्चा तुम्हें खा जाएगा? 50 जगह नंबर दिए दिए फिर रहे हो, रिश्तेदार में नंबर बात आए, हर दिन दूसरे में पड़ोसी कल्लू चाचा फोन करके पूछ रहे बच्चा ठीक हो, तब तुम नहीं डिस्टर्ब हो रहे हो। पोस्टर लगाए घूम रहे हो कि शादी के लिए कोई हो जो हमसे संपर्क करे, 10 जगह से फोन आ रहे हैं, 15 जगह रिजेक्ट हो रहे हो, तब तुम नहीं कंफ्यूज हो रहे हो नंबर में। बच्चा जब नंबर मांग ले रहा है तब तुम कंफ्यूज हो रहे हो। बेटा ये नंबर हमारा है, तुम 24/7 कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जब तुम्हें लगे बहुत जरूरी है तो कॉल कर सकते हो, ठीक है? चलो
अब जिसको भेजना है वो नंबर मैंने दे दिया, भेज दो। पैसा भेजना, पैसा भी सिर्फ भेज दो। मजाक है, पैसा ऐसा मत भेजना, ईश्वर ने बहुत दिया है। देखो तुम लोगों को हम एक छोटी सी बात बताएं, जो दिया उसमें खुश रहो। कई बार तुमको मैं शायद नहीं बताया था, जैसा आप महसूस करते हो ना वैसा वैसा आपको एटमॉस्फेयर बनने लगता है। जगदीश चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने प्रूफ किया था कि पौधों में जान होती है, पौधों में जान होती है। कैसे प्रूफ किया? उन्होंने क्या किया, एक कतार गमले की, एक लाइन, एक रो गमले की इधर लगा दी, एक लाइन रो उधर लगा दी। अब इधर जो गमले लगाए इनको भी वही खाद पानी, इधर जो गमले लगाए इनको भी वही खाद पानी। वो रोज सुबह जाते थे और जो गमले उन्होंने इधर लगाए थे उनसे कहते थे, वाह तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे फूल कितने अच्छे हैं, तुमको देख के बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे तो खुशबू आती है, मन कहता तुम्हारे पास बैठूं, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं होता, तुम सच में बड़े अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो। और दूसरे वाले से क्या कहते थे, तुम देखने में कितने भद्दे हो, कितने क्रूप हो, तुम्हें देख लेता हूँ तो दिन खराब हो जाता है, मन कहता तुम्हें उखाड़ के फेंक दूं, मन कहता है काट दूं, तुम जी क्यों रहे हो, तुम्हें तो सूख जाना चाहिए। यू नो व्हाट विल द रिजल्ट? रिजल्ट ये हुआ कि आफ्टर 6 मंथ, जगदीश चंद्र बोस को पढ़ लीजिएगा, उन्होंने लिखा है कि 6 महीने बाद मैंने पाया कि जिन पौधों की मैं तारीफ कर रहा था वो दुगने हो गए और जिन पौधों को मैं रोज कोसता था वो सूख गए। तब उन्होंने लिखा कि पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, दे अंडरस्टैंड। इसलिए मत कहिए कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, दे फील, दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं चीज़ों को। तो जब अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, बड़ी अच्छी सी बात आपको मैं बता रहा था, जब ये बात आपको समझ में आ जाए तो कई बार आप ऐसा, एक आदमी था, मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं जिससे आपका भी मूड थोड़ा फ्रेश हो, लगातार आप सभी पढ़ रहे हो। एक आदमी था तो उसने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, बड़े अच्छे अच्छे काम किए, थोड़े बहुत गलत काम भी किया होगा। दुनिया है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ तुम सही करोगे, जो तुम सही भी कर रहे हो किसी के लिए गलत है। भाई चोर को अगर तुम पकड़ लिए तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके परिवार के लिए तो गलत है, उसके परिवार का तो वही चोर ही सहारा था जो तुमने पकड़ के जेल में कर दिया। तो जो तुम सही भी कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं गलत है, अलग 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 दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए पूरब है किसी के लिए वो पश्चिम है। तो कोई चीज़ सही गलत नहीं होती, सिचुएशन बताती सही थी या गलत थी। एनीवे, तो कुछ ने कुछ गलत काम भी किए होंगे, कुछ अच्छे काम भी उसने किए। हुआ क्या, वो मरा, यमराज के दूत आए पकड़ के ले गए। चित्रगुप्त से कहा यमराज ने, इसका बही खाता खोलो। उसने बही खाता खोला, उन्होंने कहा सब बढ़िया 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 बढ़िया, एक पाप किया है, एक पाप किया है। तो यमराज ने कहा तो इस पाप की सजा? बोले इस पाप की सजा ये है कि इसे 2 महीने के लिए नरक में रहना पड़ेगा। अच्छा, और बाकी पूरा समय से स्वर्ग में रहना है। तो यमराज ने कहा ठीक है, पूछ लो पहले कहाँ जाएगा, स्वर्ग या नरक? तो उसने कहा नहीं, हमें पहले नरक भेजो, स्वर्ग हम बाद में चले जाएंगे। तो बोले ठीक है जाओ। तो बोले जब ठीक है जाओ, तो उसको भेज दिया उन्होंने और वो गया। तो जो यमदूत थे उन्होंने उसको भेज दिया नरक में। अच्छा, पूरा सावन बीत गया, पूरी ठंडी बीत गई, गर्मी बीत गई, फिर सावन आ गया। बात हुई थी 2 महीने की, बीत गए 12 महीने। यमदूतों को रियलाइज हुआ यार कुछ भूल तो नहीं रहे, उनको याद आया अरे उसकी सजा तो केवल 2 महीने की थी, कटवा दी हमने उसको 365 दिन। भागे भागे गए नरक में, उसको बुलाया बाहर और उसके पैर पकड़ लिए, बोले क्षमा कर दो हमें। उसने कहा अरे भैया काहे लिए माफी मांग रहे हो? उसने कहा कि अरे आपकी सजा 2 महीने की थी, हम आपको 1 साल। बोले ये नरक था, हम तो तुम्हारी कंप्लेन ये करने वाले हैं कि हमने कहा था हमें नरक में डाल दो और तुम लाके हमें स्वर्ग में डाल दिए। हमने तो कहा था हमें नरक में डालना, तुम स्वर्ग में क्यों डाल दिए हमें, नरक ले चलो। उसने कहा यही नरक था। तो लोगों ने कहा ये नरक ही था, लेकिन आप आए, आपने ऐसा माहौल यहाँ बना लिया कि आपको नरक में भी स्वर्ग का एहसास होने लगा। तो सब कुछ आपके सोचने पर निर्भर करेगा। अगर आप मानवता भरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो रिक्शे चलाने वाले के शरीर से जो पसीने की स्मेल आ रही है वो आपको बदबू नहीं, ईमानदारी का एहसास कराती हुई महक दिखेगी।
और अगर आप घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो आपको हर कोई गंदा दिखेगा, केवल चमकती कारों में घूमने वाले आपको साफ सुथरे दिखेंगे। इसलिए दोस्त, नजरिए की बात है। आप जो माहौल जहां आप सोच रहे हो ना, आपके लिए माहौल वैसा बन जाएगा। आप सोच रहे हो माहौल हमारा बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत गंदा है, निश्चित है गंदा बन जाएगा। इसलिए नेवर थिंक नेगेटिव, नेगेटिव सोचो ही मत, पॉजिटिवली काम करो, मेहनत से काम करो। बात समझ रहे हो? चलो चलो ठीक है, आ जाओ भैया। तो जब अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कॉन्सेप्ट हम सीखने के लिए लिखे थे। देखो, जब कभी भी हम सेंटेंस में इनको साथ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा एवरीबडी, ठीक, बडी वाले में तो कंफ्यूजन नहीं करेगा, एवरीवन हो गया। जैसे जब हमने लिखा एवरीवन साथ में, और जब कभी हमने लिख दिया ये एवरी अलग और वन अलग, जब हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो ये जो एवरी वाला एवरी है, ये वाला एवरी बेसिकली प्रोनाउन है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन जो ये वाला एवरी है, ये डिटरमिनर है, जिसके साथ नाउन हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर आता है। प्रोनाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है। जैसे कभी आप कहते हो एवरी बॉय, तो क्या एवरी बॉय एक में लिख देते हो? नहीं, एवरी अलग लिखते हो, बॉय अलग लिखते हो। जैसे कभी आप लिख देते हो एवरी गर्ल, तो एवरी अलग लिख देते हो, गर्ल अलग लिख देते हो। तो एवरी बॉय के साथ क्या लिखते हो? हिज ही तो लिखते हो। एवरी गर्ल के साथ क्या लिखते हो? हर ही तो लिखते हो। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही तो लगाते हो, प्लूरल लगा देते हो। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब सेंटेंस में आप इस वाले एवरी को लिखते हो एवरीवन, तो ये अलग अलग की बात करता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, अब मैं समझा रहा हूं जो वे में उसे समझो। ये वाला जो एवरीवन साथ साथ लिखा जाता है, ये जनरल सेंस में यूज किया जाता है। फिर से जनरल का मीनिंग वही है, फॉर ऑल का सेंस देता है। फॉर ऑल माने स्पीकर लिसनर टॉक अबाउट, सबके बारे में बात करता है। लेकिन जो ये वाला एवरीवन होता है, ये जनरल सेंस में नहीं यूज होता है, ये सेंटेंस में पर्टिकुलर यूज में इस्तेमाल किया जाता है, किसी खास के लिए बात होती है तब। यही वजह है कि इसे एक साथ लिखा जाता है। हाँ, एक चीज कॉमन है दोनों में, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, दोनों के साथ हिज हर जो भी लगाना वो सब कॉमन, देयर नहीं आएगा, वो सब कॉमन। लेकिन एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है। अन्वित मिश्रा कह रहे हैं निष्कर्ष यह है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, अपने नजरिए को सकारात्मक रखकर उसमें भी आनंद की अनुभूति की जा सकती है। अवंत मिश्रा, आपकी हिंदी वास्तव में बड़ी अच्छी है, अच्छा लगा, कितने शानदार शब्द हैं आपके। तो अब इस चीज को समझो, वाह भाई, अब आप इस चीज को समझो। मैंने यहां लिखा था ऑफ द गेस्ट, तो हम सबके बाकी बात नहीं कर रहे थे। अगर मैं ये कहता एवरीवन should face the challenges of life, यानी हर किसी को अपने जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। एवरीबडी शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, एवरीबडी शुड फेस। तो अगर ये मैंने बात आपके सामने लिखी है, तो फिर एक चीज यहां पे समझो, कौन, तो ये चीज हमें समझनी है। तो यहाँ एवरी का मतलब, एवरीवन का मतलब क्या है? यहाँ एवरीवन एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि सबके लिए बात कही जा रही है कि भैया हर किसी को अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल मैं करूं या जो सुन रहा है वो करे या कोई और आदमी तीसरा, नहीं, सबके लिए बात कही जा रही है। लेकिन क्या ट्रेन का इंतजार हर कोई कर रहा था? क्या नहीं, गेस्ट में से ही हर कोई कर रहा था, बाहर के हर कोई नहीं कर रहा था। जो छोड़ने गए थे वो नहीं कर रहा था, घर के हर लोग नहीं कर रहे थे, जो गेस्ट थे उनमें से हर कोई इंतजार कर रहा था। तो ये पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर के लिए एवरी अलग, वन अलग, जनरल के लिए एवरीवन एक साथ। अभी बताओ ये समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब थोड़ा ये समझ लो स्पेलिंग से क्वेश्चन कहां से बनेगा। एल्स वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं समझे, जितना पढ़ा रहे हैं बस पढ़ते जाओ, मन लगा करके दबा के पढ़ाई करो, हचक के नंबर आएंगे बेटा, कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। चलो फिर एक चीज ये देखो, ये इट्स इट्स बता ही दिया मैंने, ये वाला देयर
और ये वाला देयर जानते ही हो, इस वाले देयर के बाद हमेशा नाउन आता है, ये वाला देयर एडवर्ब है, वेयर का रिप्लाई होता है। जैसे मैं कहूँ आई मेट यू देयर, मैं तुमसे वहां मिला था, तो ये देयर गलत है। कहाँ मिले थे? वहां, तो यहाँ लिखना पड़ेगा देयर। लेकिन मैंने कहा देयर वर्क इज नॉट गुड, तो देयर वर्क इज नॉट गुड जो कह रहे हो ये गलत है, ये गलत है। देयर वर्क इज नॉट गुड, उसका काम अच्छा नहीं, ये गलत है। यहाँ देयर की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी THEIR। ये छोटी बात देयर में थी। इट्स में आप इट्स और इट्स में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। स्पेलिंग में और कोई से गलती बनेगी नहीं। हाँ एक चीज याद रखिएगा, और स्पेलिंग में याद आ गई, जैसे वी हो गया, ठीक है। पहले समझ लो प्रोनाउन में थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल वाली बात, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो यार, क्या ही छोड़ छोड़ पढ़ाना। सिंगुलर प्लूरल वाली बात याद रखो। प्रोनाउन में जब आई को लिखते हो ये सिंगुलर माना जाता है, ये प्लूरल माना जाता है। यू कुछ ऐसा है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। अच्छा, जब कभी सेंटेंस में ही को लिखते हो, सी को लिखते हो, इट को लिखते हो, तो ये सिंगुलर माना जाता है। दे को लिख देते हो, ये प्लूरल माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ जाए तो ये समझ लेना कि जो ये आई है इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो यू है इसे सेकंड पर्सन कहते हैं, बाकी जितना भी लिखा है वो सब थर्ड पर्सन कहे जाते हैं। समझ में आया? पहले ये बताओ, गर्विता आ गया समझ में? राकेश रावत क्लियर भैया? बहुत अच्छा बेटा। देखो मेरा काम है बेहतर पढ़ाना, अब कोई पढ़े या ना पढ़े उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो अभी इस चीज को समझो, ये समझो, ये समझो, ये समझो, ये समझो, ये समझो, ये समझो, समझो थोड़ा। जब ये लिखा जाता है आई और वी, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये प्लूरल प्लूरल दोनों, तो याद रखिएगा जितने भी सिंगुलर वाले होते हैं उसमें हमेशा सेल्फ जोड़ोगे जब रिफ्लेक्सिव बनाओगे, और जितने भी प्लूरल वाले होते हैं उनमें सेल्फ नहीं जोड़ोगे, उनमें जोड़ोगे SELVES, उसमें सेल्फ जोड़ोगे। ये दो बातें और ध्यान रख लो, सिंगुलर वाले में ये जोड़ा जाएगा, प्लूरल वाले में ये जोड़ा जाएगा, बाकी को ध्यानवान मत रखो। यानी अगर आय का कभी लिखोगे तो आय की स्पेलिंग हमेशा क्या होगी? माई सेल्फ होगी, और अगर आवर की कभी स्पेलिंग लिखोगे तो क्या हो जाएगी? आवर सेल्फ हो जाएगी। अच्छा, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है तो यू की दोनों स्पेलिंग होंगी योर सेल्फ, और ये भी हो सकती है बेटा क्या? योर सेल्व्स, दोनों बातें हैं। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। कभी इट सेल्फ नहीं होता, इट सेल्फ होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। दे का देयर सेल्फ नहीं होता, देम सेल्फ होता है, ठीक। ये बात थोड़ा सा आप लोगों को समझनी है, ये बात थोड़ा सा आप लोगों को समझनी है, ये बात थोड़ा सा आप लोगों को करनी है। हवंत मिश्रा कह रहे हैं कि आपने कहा था मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा इसलिए हो सकता समझ में ना आए, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो इतनी में तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है। अच्छा अच्छा पारस, समझ में आ गया। चलो, तो ये छोटी छोटी बातें और ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा, आओ उसको भी समझो। जितनी बातें मैं बता रहा हूं सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आप समझना, अगर इन प्रोनाउन को कभी जोड़ना हो तो कई बार लोग ये कहते हैं गुड सेंस के लिए 2-3 है, बैड सेंस के लिए 1-2-3, कई बार कहते हैं। अच्छा, कहने की वजह होती है, कहने की वजह ये होती है क्योंकि किताबों में लिखा होता है। अब जो किताबों में लिखा होता है वही लोग कह देते हैं। अच्छा, खुद की बुद्धि हो तो लगाएं भी, जब किताब में लिखा वही पढ़ा वही गा दिया तो खुद की बुद्धि कहाँ गई? भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम और वो मंदिर जाते हैं तो ये गुड सेंस है या बैड सेंस है? आप कहेंगे नहीं मंदिर जाते हैं तो गुड सेंस है। अच्छा, चोरी करने जा रहे हो, पॉकेट मारने जा रहे हो तो बैड सेंस नहीं होगा? बिना कॉन्टेक्स्ट के कैसे डिसाइड कर देते हो गुड सेंस है या बैड सेंस है?
ये तो फिर मतलब अनर्गल बात हो गई ना। एक बार एक सेंटेंस आया था बड़ा अच्छा, जरा मुझे बताना किसमें कोई गलती है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है। ये देखो, ये सही है गलत है? इट इज रेनिंग आउटसाइड, बताओ सही है या गलत है? और अगर गलत है तो क्या गलत है बताओ। अब बताएंगे नहीं। आरव्या शर्मा नमस्ते बेटा। मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा हुआ है इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये सही है या गलत है? कमेंट अभी नहीं आए किसी के। अवंत मिश्रा कह रहे हैं हमको सही लग रहा है भैया जी। अवंत बेटा आप रहते कहाँ हो? अन्वित बेटा आप रहते कहाँ हो? चलो चलो आओ देखो बेटा, इट इज रेनिंग आउटसाइड जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस बेसिकली गलत है। अच्छा, इट्स रेनिंग आउटसाइड क्यों गलत है? क्यों गलत है ये भी समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊं क्यों गलत है। ओहो, किस गाड़ी से गिरे? स्कूटी से? कब? लगी तो नहीं ज़्यादा? ज़्यादा लगी तो नहीं? इनके थोड़ा कुछ देखिए। कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी टेंशन नहीं लो। कोई दिक्कत नहीं, इसके चाहिए आने दो, तुम्हारा पैर ठीक रहे बस। इसे देखो। नहीं भाई, मैंने लिखा है इट इज रेनिंग आउटसाइड। बेटा अब इसको ये मत कर लेना इट इज रेनिंग, ये सही है। अब ये सेंस लगाना चाहिए कि बरसात हमेशा घर के बाहर ही होगी। अगर मैं कह रहा हूँ घर के बाहर बरसात हो रही, तो बाहर बरसात होने से क्या मतलब है? आउटसाइड फिर वहां गलत है, इट इज रेनिंग बिल्कुल ठीक। इट्स रेनिंग सही है, आउटसाइड गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजों का कॉमन सेंस हमें और आपको होना चाहिए, ठीक है? बिहार से हो आप बेटा अवंती? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अलग क्लास जब भी लेंगे इंग्लिश की तो कंटिन्यू इसी के आगे करेंगे। इसे नाम दे देंगे पार्ट 1, उसको नाम दे देंगे पार्ट 2। कहाँ से पढ़ाना होगा वो सारी बातें मुझे पता है, ठीक है? अभी क्या क्या पढ़ाया है वो एक बार मैं फोटोग्राफ ले लेता हूँ, क्या क्या पढ़ाना रहेगा तो मुझे ध्यान रहेगा। अरे अमित जी आप भी देख रहे हैं? जय हिंद, कैसे हैं भाई? मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, मुझे पता रहेगा पढ़ाना कहाँ से है। मुझे 2-3 एक 2-3 ये सब पढ़ाना है ना, याद रहेगा। तो चलो आज की क्लास में यहीं पर रखता हूँ, है ना? थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।